हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? तो बच्चे लोगों, एक बार फिर से लॉ की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत 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 वाला स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने बहुत बेसिक बात को स्टार्ट कर दिया था कि आखिर लॉ होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। इन सब के ऊपर कल हम लोग बहुत बेसिक सी बात को स्टार्ट कर चुके थे और उसी को आज मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। जैसा आपको मैंने कल कहा था कि हम लोग कुछ एक्ट के बारे में आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे लोगों, आज हम लोग बात शुरू कर देंगे हमारे सबसे पहले एक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ बात आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों, कल जो आपको मैंने पढ़ाया था व्हाट इज कमर्शियल लॉ तक कल हमारी बात हो गई थी, उसी को हम लोग आगे करने वाले हैं आज कंटिन्यू। और उसके बाद आपको बताऊंगा बच्चों कि हमारा ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या ये जो आगे के हमारे एक्ट हैं, इनका बेस क्या है, सब कुछ कैसे पढ़ना है, वो सारी बात आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए जी, तो रेडी सब लोग मेरे साथ में एकदम। तो बच्चे लोगों, यहां से आप लोग देखेंगे सबसे पहले एक वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, राइट ऑफ अ पर्सन। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि लॉ का मतलब ही बेसिकली यही है कि जहां पे आपके कुछ राइट्स बनेंगे, राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज बनेंगी। तो हमारा ये जो मर्केंटाइल लॉ है, हमारा ये जो कमर्शियल लॉ है बच्चों, को कहता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ राइट्स अवेलेबल टू अ पर्सन। याद रखिएगा, कमर्शियल लॉ के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, दो तरह के राइट्स यहाँ पे लोगों को मिलने वाले हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों राइट इन पर्सोनेम या जस्ट इन पर्सोनेम, और दूसरे को हम कहते हैं राइट इन रैम। तो हमने कहा सर ये बहुत अजीब अजीब से वर्ड कैसे आगे सर, ये राइट इन पर्सोनेम क्या है सर, राइट इन रेम क्या है? बच्चे लोगों, आप लोग सब चूंकि मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लॉ अपनी स्कूल्स के अंदर पढ़ के आए हो, तो आप लोग जानते हो कि लॉ की जो वोकैबुलरी है उसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, बराबर से। यानी बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के साथ साथ में लैटिन वर्ड्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और उन्हीं में से दो वर्ड आपके सामने आए, एक है जस्ट इन पर्सोनेम और एक है जस्ट इन रैम। हाँ, इनका मीनिंग हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ वहां पे देखें क्या लिखा है। द राइट इन पर्सोनेम मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स। बराबर बच्चों, याद करने का बहुत सिंपल तरीका भी है, इसमें लिखा है राइट इन पर्सोनेम, यानी कि राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना। दो लोगों के बीच की बात है जहां एक पर्सन को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में राइट्स मिलेंगे। इट्स कॉल्ड सिंपली राइट इन पर्सोनेम। द राइट क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट आर प्योरली पर्सनल इन नेचर एंड ओनली एनफोर्सेबल बाय एक्शन अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। यानी दो ही लोगों के बीच की बात होगी और जरूरत पड़ने पर एक पर्सन दूसरे पर्सन पर या दूसरा पर्सन पहले पर्सन पर सूट फाइल कर सकता है। ये उन दोनों के बीच का मैटर है। इट्स कॉल बच्चों सीधा सीधा सा राइट इन पर्सोनेम। थोड़ा सा एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं, छोटी सी पिक्चर भी आप लोग देख रहे हो। सपोज करिए हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये भाई साहब ए हैं, बराबर, और ये जो है मैडम ये है बी। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। तो ए सेल्स हिज कार टू बी फॉर ₹1,00,000, यानी ए ने अपना कार जो है वो इनको सेल किया है, अपनी कार इनको सेल की है, और बदले में इनकी तरफ से आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, ₹1,00,000। बराबर, कार सेल किया, बदले में ₹1,00,000 आ रहा है। ए हैज राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द कार फ्रॉम बी। बराबर, बट ऑब्वियस है कि जब ए ने ₹1,00,000 में कार बी को सेल किया है तो उसको अपना ₹1,00,000 लेने का राइट है। और ये जो ए का राइट है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट बी ही है, इसीलिए हम इसको जस्ट इन पर्सोनेम बोलेंगे। आप लोग को ध्यान में रखना है। और आप लोग सब जानते हो हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं बच्चों, आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे कि इस पूरी कहानी में सिर्फ दो ही लोग हमारे पास में है, एक ए है, दूसरा बी है। तो ए को राइट से बी के अगेंस्ट में, बी को राइट है ए के अगेंस्ट में, और इसी कंसेप्ट को बच्चों कहा जाता है राइट इन पर्सोनेम। बराबर, बात समझ में आ गई। और मजेदार चीज आपको बताऊं बच्चों, हम लोग जो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका जो बेस है वो यही है राइट इन पर्सोनेम। जी हाँ, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम ही कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, तो हर एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में कुछ राइट्स मिलेंगे। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है बच्चों, वो राइट इन पर्सोनेम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बराबर, बात समझ में आई यहां तक? नो टेंशन, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। अगला राइट हमारा जो है, इट्स कॉल्ड राइट ऑफ रैम। हमने कहा सर ये क्या है, आइए पढ़ते हैं।
तो हमने कहा implies a right available to a person against the whole world। यानी पिक्चर आप लोग यहां ये देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये लेडी वही है हमारी बी, यानी जिसने कार परचेस कर लिया ए से, और अब बी के पास में राइट आ गए बच्चों अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो, बी बाइज अ कार, पहले वाले एग्जाम्पल में उसने बाय कर लिया, कार परचेस कर लिया, ए के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसने ए को पैसा दे दिया, ए ने उसको कार डिलीवर दे दी, काम खत्म। नाउ बी बाइज ए कार एंड बिकम द ओनर ऑफ द कार। अभी हमारी ये जो बी है, ये बी उस कार की क्या बन चुकी है बच्चों? ये बी कार की बन चुकी है ओनर, एंड ही हैज ए राइट टू हैव क्वाइट पोजीशन ऑफ द कार, है ना। अब उस कार को ये बिल्कुल अपने पोजीशन में रखेगी और एंजॉय करेगी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बच्चों ये पूरी दुनिया को बता सकती है कि दिस इज माय कार, बराबर है, ये हमारी कार है, ये हम है, यहाँ पे पार्टी हो रही है, नहीं पार्टी हो रही है, बराबर। वैसे यहाँ आप हो, यहाँ मैं हूं, और यहाँ हमारी पढ़ाई हो रही है, बराबर। तो नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब इन हिज सच अ राइट। बात समझ में आई बच्चों? पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई इन मैडम के इस राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसी को राइट ऑफ हम लोग रेम के नाम से या अगेंस्ट द होल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं बच्चों। और सिंप्लीफाई करता हूं, बी के पास ये कार है, अब इस कार को वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट में कह सकती है कि दिस इज माय कार, और अगर पूरी दुनिया में कोई भी उसके इस राइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसकी कार को नुकसान पहुंचाएगा, कुछ भी करेगा, तो शी हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट दैट पर्सन। वो केस कर सकती है बच्चों, इसी को कहते हैं राइट इन पर्सन है। तो समझो, जब आप कोई गुड्स परचेस करके लेके आते हो तो परचेजर और सेलर के बीच में पहले बनता है जस्ट इन पर्सन है ना। और जब आप परचेज कर लेते हो तो आपके पास आ जाता है बच्चों जस्ट इन रैम। याद रखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस घर में रहते हैं, मान लेते हैं कि वो घर आपका पैरेंटल मकान है, आपके पापा के नाम पे है या मम्मी के नाम पे उनका घर है। अब कैसा हो कि कोई दूसरा आदमी उनके घर में घुस जाए और जाकर के बोले ये घर मेरा है, वो कैसे कहेंगे? बच्चों उनके नाम पे रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री इस बात का प्रूफ है कि आपके पास जस्ट इन रैम है। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है और हम इस घर में रहेंगे बराबर से। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में कोई भी उनके राइट को डिस्टर्ब करेगा तो दे हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट देम। बच्चों इसी चीज को कहते हैं जस्ट इन रैम, है ना। मेरे पास में अगर मोबाइल है तो बट ऑब्वियसली जब मैंने खरीदा था तो पहले जस्ट इन पर्सन में आया। इस वक्त में पूरी दुनिया के अगेंस्ट में मैं बोल सकता हूं कि भैया मेरा राइट है, और कोई भी अगर मेरे राइट को डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट में केस कर दूंगा, बराबर। मेरे पास ये मेरे स्पेक्स हो गए, मेरा चश्मा हो गया, अब मैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट में बोल सकता हूं कि मेरा है। अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उस पर केस करूंगा। इस वक्त जो आप लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, अगर आपने वॉच लगा रखी है, अगर आपके पास में मोबाइल है, अगर आपके पास कोई ऑर्नामेंट है इस वक्त में, तो वो सारी चीजें बच्चों खरीदी थी तब परसों पे होंगी, बराबर। लेकिन इस वक्त अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आप बोल सकते हो कि ये हमारा है, और अगर किसी ने भी डिस्टर्ब किया आपके राइट को तो यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट दैम। बच्चों इसी को हम कहते हैं राइट इन रैम, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर। तो दो बातें याद हो गई आपको मेरी, जस्ट इन पर्सन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट इन रैम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्लियर मैटर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज की बात में हमारे पास अगला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा सबसे पहला एक्ट है बच्चों, और बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने कल शायद वेटेज आप लोगों को बता दिया था, 15 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस बन रहे हैं दिनों के अंदर। इन इंडिया द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत पुराना एक्ट हो गया, है ना। द एक्ट केम इनटू फोर्स, बच्चों डेट आपको दे रखी है 1 सितंबर 1872, है ना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे होते तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता बच्चों। 1 सितंबर 1872, और आज से एक साल पहले तक हम पढ़ाते थे इट अप्लाइज होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये पढ़ाते थे, पास्ट टेंस हो गया बच्चों, बराबर। नाउ अ टाइम इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, मैंने कल की क्लास में भी बोला था। अभी तो आर्टिकल 370 आ चुका है ना। आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, और आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि नाउ ऑथेंटिक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया। तो नाउ ये एक्ट बच्चों पिछले साल तक क्या था?
एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे नहीं लग रहा था। लेकिन नाउ बच्चों अमेंडमेंट आ गया आर्टिकल 370 के बाद में, और देन उसके बाद में अभी ये अप्लाई हो गया होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया बोले तो होल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान पर हमारा ये एक्ट नाउ टाइम एप्लीकेबल है बच्चों, आपको याद रखना है। बराबर, बहुत सिंपल है बच्चों। अगली दो लाइंस कुछ खास बात नहीं है। द एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टेड ऑपरेशन, है ना, एंड डज नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिफोर इट कम इनटू फोर्स बच्चों। यानी भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 1872 के पहले भी होते थे। बराबर, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा नहीं कि उसके बाद ही होते थे, उसके पहले भी होते थे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 1872 से पहले हुए होंगे, बिफोर दिस डेट, उन पर हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अब इस चीज की जरूरत भी नहीं है, अब तो बहुत 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 ज्यादा पुरानी बात हो गई बच्चों, 100 साल से भी पुरानी बात अब ये निकल चुकी है। बराबर, तो ये तब के लिए इंपॉर्टेंट थी जब ये नया नया एक्ट बना था कि भाई 1 सितंबर 1872 के पहले की चीजों के लिए अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और आज की डेट तक जो बन रहे हैं 1 सितंबर 1872 और उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट तक भी बन रहे हैं, उन सब पर ये एप्लीकेबल रहेगा आपका। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत सिंपल सी लाइन है बच्चों। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है, मेरे ख्याल से अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन वगैरह वाले चैप्टर में, किधर पे रेट्रोस्पेक्टिव पीछे की डेट, बैक डेट में जाके चीजों को अप्लाई करना है ना। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही हुआ कि 1 सितंबर 1872 के प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट पे दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल बच्चों, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको यहाँ पे एक समरी दे दिया, समरी मतलब थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दिया। टोटल कंपनी लॉ ने, हमने नहीं, कंपनी लॉ ने इसके बच्चों 11 चैप्टर्स बनाए। लॉ जो होता है वो कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड होता है, तो टोटल 11 चैप्टर्स इसके लिए बनाए गए हैं। 266 सेक्शंस बच्चों यहाँ पे हैं। ये टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि काफी सारी चीजें आपके इंटरमीडिएट में भी चली गई है ना। तो ये एक्ट बच्चों सबसे पहले है 1 से 175 जो आपके अभी सीए फाउंडेशन के कोर्स में है। बराबर, फिर बच्चों 124 से 238 ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, जो आपको पढ़ने को मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट में। कहां पढ़ने को मिलेंगे? इंटरमीडिएट में। ठीक है, अब हम कहेंगे सर ये बीच के 76 से 123 कहां चले गए बच्चों? रिपील का मतलब होता है हटा देना। रिपील का क्या मतलब होता है? हटा देना। इनको हटा दिया गया, इन सेक्शंस को हटा दिया गया और इनकी जगह पे एक नया एक्ट ले आए बच्चों, वहां ये शिफ्ट कर दिया। इट्स कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो अपने फाउंडेशन के कोर्स में है। उसी तरह से बच्चों 238 के बाद देखो टोटल 266 सेक्शन थे ना, तो 239 से 266 भी बच्चों रिपील कर दिया गया और उसका पार्ट सारा का सारा कहां शिफ्ट हो गया बच्चों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में शिफ्ट हो गया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, वहां चला गया है। बराबर, तो प्योरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कवर है 1 से 75। लेकिन बढ़िया चीज समझो, जो हमारे आगे के दो एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप, अगर उनको अंडरस्टैंड करना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से वो एक्ट निकल करके अलग हुए बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, सिंपल, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आइए अब असली बात को शुरू करते हैं बच्चे लोगों, वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल आप लोगों को मैंने एक चीज बोली थी कि किसी भी लॉ के टॉपिक को समझने के लिए, आप कुछ भी पढ़ने के लिए आपको दो तरीके से चलना पड़ेगा, है ना। पहले उसका बेसिक क्या कहता है उसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि बेसिक क्या कहता है। उसके बाद में ये दिमाग लगाइए, बेसिक के बाद में क्या दिमाग लगाओ कि भाई लॉ के वर्डिंग्स क्या है, लॉ में क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें आपको बाद में दिमाग लगानी है बच्चों। लेकिन पहले आपको लॉ का बेसिक जरूर अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो मैं आपको उसी स्टाइल के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन भी आज की क्लास में याद नहीं करना है, आज तो बहुत बेसिक आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखो क्या लिखा है, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2H। सर ये सेक्शंस याद करने हैं नहीं करने हैं? सर ये 2H क्या है बच्चों? सब कुछ आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज की क्लास में बस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक समझ लीजिए, बाकी सब चीजें आगे आ जाएंगी, है ना। तो हमने क्या बोला, एक लाइन बोली बच्चों कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, आपका एक्ट ही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहां लिखा है बच्चों, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सिबल है। सर ये इन्फोर्सिबल वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा।
लेकिन एक चीज इस लाइन को पढ़ने से बच्चे सबको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करना है, किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों हमको पहले समझना पड़ेगा एग्रीमेंट को। वैसे तो देखो एग्रीमेंट का डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे देके रखा है अगली ही बार में, लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज आपको मैं बहुत बेसिक समझाऊंगा। तो हमको एक चीज समझ में आई कि सर अगर कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा बच्चों कि हम लोग समझें एग्रीमेंट को। फिर ये एग्रीमेंट क्या होता है ना? अब एग्रीमेंट का मीनिंग आप लोग बेसिकली बहुत सारे लोग जानते हो, मुझे बताया भी था आप लोगों ने। एग्री करना मतलब बच्चों कोई चीज पर सहमत होना, कंसेंट देना, है ना। और आप लोग सब जानते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज तो हमारी होंगी, ये पार्टी 1 और ये पार्टी 2। अब ये दोनों पार्टीज बच्चों अगर किसी चीज पर, किसी भी थिंग पर आपस में एग्री कर जाएं तो हम बोलेंगे उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। बच्चों क्या कहते हो? बहुत सिंपल चीज है। इफ टू पर्सन्स आर देयर एंड दे एग्री ऑन समथिंग इन द सेम सेंस, दे एग्री ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर इन द सेम सेंस, इफ दे आर एग्री, इट्स कॉल्ड सिंपली बच्चों एग्रीमेंट, है ना। और आप सुनते भी हो कई बार मूवीज वगैरह के अंदर एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो एग्रीमेंट साइन क्यों किया? क्योंकि दोनों ही पार्टीज उसमें जो चीजें लिखी है उनको लेकर के आपस में मतलब एग्री कर रही है कि हाँ भाई हम भी तैयार, तुम भी तैयार, तो आ जाओ बना लेते हैं आपस के अंदर एग्रीमेंट। बराबर, तुम भी तैयार हो, हम भी तैयार है, सेम चीज के ऊपर सेम सेंस में दोनों अगर एग्री हो जाते हैं बच्चों तो इट्स कॉल्ड सिंपली एग्रीमेंट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा बच्चों एग्रीमेंट समझना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट मैंने क्या बोला? व्हेन टू पर्सन एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक ही चीज पर एक ही सेंस में दोनों एग्री हो गए बच्चों, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। और मजेदार बात आपको बता दूं, इस एग्रीमेंट को रिटर्न में होना कोई जरूरी नहीं है, समझिएगा। सर ऐसे कैसे बच्चों? आज बहुत बेसिक समझो। लॉ का क्या होगा, केस कैसे होगा, वो सब बात की बात है ना। क्योंकि लॉ पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा ही। कल भी मैंने क्लास में बोला था एक जना दूसरे पे केस कर सकता है, लेकिन अभी ये समझो कि ये जो आपस का एग्रीमेंट है बच्चों, इसमें केस करने का राइट मिलेगा, ये ओरल होगा, रिटर्न होगा, सब कुछ छोड़ो। अभी सिर्फ इतना समझो, अगर कहीं पे दो लोग एक ही चीज पर एक ही सेंस में एग्री हो जाए तो इट्स कॉल्ड सिंपली एग्रीमेंट। बराबर, बहुत आसान सी चीज है। और आपको और बेटर तरीके से आज मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको समझेंगे बच्चों। आइए आपके सामने कुछ इमेजेस मैंने रखी है, कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे, मजा आएगा आपको समझने में। ये देखिए, सबसे पहला इमेज बच्चों आप लोग के सामने है। सबसे पहला इमेज पहला यहां आपने देखा बच्चों, ये है मम्मी, बराबर से ये मम्मी है और ये चाइल्ड है भाई। अब ऐसा होता है बच्चों कि ये आप भी हो सकते हैं और आपकी मम्मी भी हो सकती है, बराबर, उनके ऊपर भी एग्जाम्पल सेट हो सकता है। मान लेते हैं कि सुबह बाहर आने से पहले, इस वक्त तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन हम सोचते हैं कभी ना कभी तो फेस टू फेस चालू होगा ना भाई। तो मम्मी ने आपको बोला कि बेटा आज खाने में क्या पाव भाजी खाओगे? बच्चों सुनना, क्या मम्मी ने आपको सिंपली एक चीज ऑफर की है, एक चीज पूछी है आपसे कि क्या आज खाने में पाव भाजी चलेगी? और यहां से आपने एकदम खुश होते हुए अरे हाँ चलेगी चलेगी। इट मीन्स बच्चों समझना, दोनों ही लोग, मम्मी और ये चाइल्ड, किसी एक चीज यानी इस पाव भाजी पर आपस में कर गए हैं एग्री, सेम थिंग इन द सेम सेंस कि हाँ भाई आज के खाने में, आज के लंच में, आज के डिनर के अंदर पाव भाजी बननी है। बोथ पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग एट द सेम सेंस बच्चों, इट मींस इन दोनों के बीच में हो चुका है एग्रीमेंट। अभी ये मत समझो कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं बना, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट समझा ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं बच्चों, दो लोग अगर किसी एक चीज पर एग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। और यहां पे मम्मी बच्चा दोनों तैयार है, दोनों एग्री कर गए कि हाँ भाई आज तो पाव भाजी बनेगी बच्चों, इट्स कॉल्ड सिंपली एग्रीमेंट। अब एक मजेदार चीज आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मम्मी और ये जो चाइल्ड है, ये आपस में जिस चीज पे एग्री हुए बच्चों, इसको घरेलू मैटर बोलते हैं ना, डोमेस्टिक मैटर। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। तो ये दोनों लोगों ने जिस तरह का एग्रीमेंट आपस में किया है बच्चों, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है डोमेस्टिक। क्या कहा जाता है बच्चों? इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा? डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोलेंगे बच्चों। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको मैं।
इस एग्रीमेंट को हम लोग बोलेंगे बच्चों डोमेस्टिक। बराबर समझ में आया? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ठीक है, अब एक मजेदार चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सोच के समझ के मुझे बताना। मम्मी ने कहा था पाव भाजी, आपने उस पर एग्री कर लिया था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो बन चुका है। कैसा हो जब आप डिनर की टेबल पे खाना खाने बैठे हो और आपके सामने आती है पाव भाजी की जगह करेले की सब्जी। आपके सामने आ रही है क्या, भिंडी, भिंडी तो चलो फिर भी लोगों को पसंद होती है, तुरई की सब्जी आ रही है, टिंडे की सब्जी आ रही है। ओहो भाई साहब, मतलब वहीं पे मूड का हो गया कचरा। बराबर, गुस्सा, अरे हमने तो एग्री किया, मम्मी आपने तो पाव भाजी के सपने दिखाए थे और सपने दिखा करके दे क्या दिया ये। नाउ अब आपको बहुत गुस्सा आया, अब आपने गुस्से में कहा कि मैं आपके ऊपर क्या करूंगी, सूट फाइल करूंगी, केस कर दूंगी आपके ऊपर। बच्चों क्या ये पॉसिबल होगा? क्या नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, क्योंकि इन मैटर्स के ऊपर आप सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताऊंगा, उसका भी रीजन बताऊंगा। लॉ कहता है जहां दो लोगों के बीच में ऐसा कोई डोमेस्टिक मैटर है, डोमेस्टिक मैटर है, खाने पीने की चीजों को लेकर के आप एग्री कर गए, घर वाले आपस में किसी चीज को लेकर के एग्री कर गए हैं, तो इन मैटर्स के अंदर आपको सूट फाइल करने का, मम्मी पर केस का, आप खुद ही सोच लो ना अपने ऊपर लेकर के। कभी ऐसा होता है और ऐसा खूब बार होता है, तो क्या मम्मी के ऊपर केस कर दोगे? क्या कर सकते हो क्या लीगली भी? सर नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? सर ये नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं नहीं मम्मी है गलत बात है, ये तो ऐसा हमारे संस्कार नहीं है कि मम्मी पर केस करें। बेटा लॉ की बात कर रहा हूं मैं अभी आपके फीलिंग्स की, आपके संस्कार की बात ही नहीं कर रहा हूं। लीगली भी क्या इस मैटर में आप सूट फाइल कर पाओगे क्या? सर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये रीजन बताने के लिए तो मैं हूं ना, मैं इसीलिए तो यहाँ पे हूं इस वक्त में। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि सर केस नहीं कर सकते, कि डोमेस्टिक मैटर में हमको दिख रहा है कि केस फाइल करना मुश्किल रहेगा, सर नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, रीजन सब बताऊंगा आपको। क्योंकि बच्चों सुनना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको दो चीजें चाहिए थी, अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बच्चों एक तो हमको चाहिए एग्रीमेंट, दूसरी चीज बच्चों चाहिए थी एनफोर्सिबिलिटी। डेफिनेशन क्या थी? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी दूसरे में अपने को चाहिए था लॉ। लॉ का मतलब होता है बच्चों राइट टू स्यू, जहां आपको केस करने का राइट मिले, तो एग्रीमेंट भी हो और केस करने का राइट भी मिल जाए बच्चों, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां एग्रीमेंट तो है लेकिन बच्चों सूट फाइल करने का राइट नहीं है, सो ये मैटर अपना कॉन्ट्रैक्ट का नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो आप खुद ही भी पहचान लोगे। अच्छा आओ दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बच्चों ये दो दोस्त हैं आपस के अंदर, देख रहे हो आप, एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड है। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि भाई डिनर करेगा क्या मेरे साथ में, अपन डिनर साथ में करें। बट ऑब्वियस है इस फ्रेंड ने यस कर दिया, इसने ऑफर किया। ऑफर का मतलब जानते हो ना, अगला चैप्टर वैसे अपने यही है, पर ऑफर किया कि क्या डिनर साथ में करें, इसने यस कर दिया, ओके डिनर करेंगे। यानी दोनों एक ही सेंस में एक ही चीज के ऊपर बच्चों एग्री हो चुके हैं। और बच्चों चूंकि ये दोस्त हैं, घर वाले नहीं, आपस में रिश्तेदार नहीं है बच्चों, ऐसे एग्रीमेंट को कहा जाता है सोशल एग्रीमेंट। ना डिनर पे इनवाइट करना, किसी को खाने वाने में बुलाना, पार्टीज में बुलाना, इट्स कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट्स, है ना। अब सोचो कैसा हो, इस दोस्त ने इस दोस्त को बुलाया, ये दोस्त उसके वहां पहुंच गया और इसने जाने से मना कर दिया, इसको डिनर खिलाया ही नहीं। तो क्या ये दोस्त उस पर सूट फाइल कर सकता है क्या? सर नहीं कर सकता। सर ये तो दोस्ती का मामला था, खाना नहीं खिलाएगा तो क्या केस कर देगा क्या? एग्जैक्टली सेम उसी तरह से कैसा हो बच्चों, ये फ्रेंड ने बेचारे ने सारा डिनर का अरेंजमेंट कर लिया, बढ़िया खाना वाना मंगवा लिया, होटल से शानदार तैयारी कर ली, और ये फ्रेंड उसके यहाँ जाए ही नहीं। तो नहीं जाए तो क्या लगता है भाई, सूट फाइल करने का राइट मिल जाएगा क्या? केस कर दोगे क्या? नहीं कर सकते आप केस को, आप खुद भी जानते हो कि इट इज अ मैटर ऑफ सोशल एग्रीमेंट। और बच्चों अगर ऐसे में केस करने का राइट दे दे तो सोचो, अभी तो मान लो कोविड का टाइमिंग है, लिमिटेशंस है। पहले आप जानते हो शादियों के सीजन में हमारे घर पे ढेरों शादियों के कार्ड आते थे ना, कई बार होता एक दिन के 10-10 कार्ड आए, तो एक जना कार्ड देके जाता, फिर दूसरा देके जाता, तीसरा, एक ही दिन के 10 शादियों के कार्ड है। तो कैसा होता, क्या आपको पता है 10 जगह तो जाओगे नहीं, आप जानते हो 2 या 3 जगह जाने वाले हो, वो भी ज्यादा है, एक ही जगह शायद जाने वाले हो। अगर दूर कहीं पे शादियां हो रही है तो जो सबसे नियर है वहां जाओगे। लेकिन जो भी कोई आपको शादी का कार्ड देने आते हैं, आप सबको क्या बोलते, भाई साहब आना है, हाँ हाँ साहब जरूर जरूर आएंगे, अरे साहब पधारना है, अरे साहब आप क्या नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। और मनी मन में आप जानते हो कि आप नहीं जाने वाले हो। अब कैसा हो बच्चों, आपने हाँ तो कर दिया, अब आप शादी में गए नहीं,
अगले दिन आपके घर पे कोर्ट का नोटिस आ जाए कि सर हमारे यहाँ पे 1,000 रुपया पर प्लेट का खाना था, हमने आपके घर से 4 लोगों को बुलाया था, आप आए नहीं, 4,000 रुपए भरो, लीगल नोटिस आपके घर पे। कितना मजेदार लगेगा भाई साहब, ये तो बैंड बज जाएगी अपनी। बोलो क्या कहते हो? ऐसे तो अपने यहाँ पे शादियों के अंदर तो ऐसे तो बैंड बजेगी, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब या तो हम हर किसी को हाँ कर देते हैं, भाई हाँ आएंगे आपके यहाँ पक्का आएंगे, जाते थोड़ी है, तुझे ऐसे में सूट फाइल हो जाएगा। हाँ अगर फॉरेन में होते तो बच्चों, फॉरेन में तो रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां तो अभी कोविड की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज तो पहले से कंसेंट लेना पड़ता है, उसकी सीट रिजर्व करनी पड़ती है ना। तुमने वो पिक्चर देखी ना, कौन सी भाई, कभी खुशी कभी गम, तो वहां वो उसके स्कूल में प्रोग्राम होता है तो सीट रिजर्व होती है बाकायदा, ये पेरेंट्स की सीट रिजर्व है। वैसे फॉरेन में भी पहले आपकी कंसेंट लेते हैं कि आप शादी में आ रहे हैं, यस सर आ रहे हैं, फिर आपकी सीट रिजर्व होती है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा आपकी पार्किंग रिजर्व होती है, हमारे यहाँ की तरह नहीं, किधर भी किसी के घर के बाहर पार्किंग लगा दी, खाने से मतलब रखो भाई, बेचारा दुखी हो रहा है तो होने दो, खा पी के हटा देंगे ना गाड़ी, भाई क्या दिक्कत है, अपनी तरह नहीं है। वहां तो पार्किंग की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, सर 20 गाड़ी आएंगी, हमारी 20 गाड़ियों का स्लॉट चाहिएगा, तो वहां के रूल अलग हो गए काफी हमारे से। तो यहाँ पे बच्चों इट इज अ मैटर ऑफ सिंपल सोशल एग्रीमेंट है भाई, ऐसे नहीं गए डिनर विनर पे और केस होने लग गया तो भाई रोज पे अपने केस होते दिखेंगे, तो यहाँ कोई केस बनने वाला नहीं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इट इज अ मैटर ऑफ सोशल एग्रीमेंट, बराबर, समझ गए बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए शानदार वाला समझ आएगा, आप लोगों को देखना क्या है, तीसरे एग्जाम्पल को समझिएगा। थर्ड एग्जाम्पल में क्या हुआ, बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ये आप हैं, जी हाँ ये आप ही है, मस्त बाइक वाइक लेकर के निकले हैं और सीधा पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप वाले को आपने कहा है कि भाई साहब पेट्रोल भरो गाड़ी के अंदर। आप मुझे बताओ फॉरवर्ड में भरेगा कि पैसे लेगा? बट ऑब्वियस है पैसे लेगा, यानी कि ये आपको पेट्रोल भर के दे रहा है, आप इसको पैसा पे कर रहे हो बच्चों। इट इज अ मैटर ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट, बच्चों बात समझ में आई? पहले वाला डोमेस्टिक था, दूसरा सोशल था, तीसरा वाला मेरा कमर्शियल एग्रीमेंट है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप वाला आपको दे रहा है ये पेट्रोल, बदले में आप उसको दे रहे हो पैसे, और ये कमर्शियल एग्रीमेंट है बच्चों। और मजेदार चीज आपको बताऊं, इस मैटर के अंदर अगर उसने आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर दिया और आपने उसको पैसा नहीं दिया तो यहां पे फाइल हो सकता है सूट, समझ रहे हो? या आपने पैसा दे दिया, उसने अगर पूरा पेट्रोल भर के नहीं दिया तो आप भी उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो। ये सब जानते हो आप बच्चों इस बात को। ये वाली चीज बच्चों कमर्शियल एग्रीमेंट है, और यहाँ पे ही यही यहाँ पे एग्रीमेंट भी हो रहा है बच्चों, दो लोग एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई पेट्रोल भरो, प्लस साथ के अंदर यहाँ पे एक जना दूसरे को पेट्रोल दे रहा है, दूसरा पैसे दे रहा है, कमर्शियल एग्रीमेंट बन रहा है बच्चों। यहाँ पे अगर किसी ने भी गड़बड़ किया तो सूट फाइल करने का राइट मिलता है, मतलब लॉ यहाँ पे बीच में आ रहा है। यही चीज बच्चों कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? तो बच्चों सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम लोग इतने एग्रीमेंट्स करते हैं, इतने एग्रीमेंट्स करते हैं कि हमको खुद को भी नहीं पता कितने एग्रीमेंट्स करते हैं, समझ रहे हो? और उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अच्छा ये चीज अभी दिमाग में निकाल देना कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ऑरल भी चीजें अपने यहाँ होती है। कैसे, इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सर ऑरल प्रूफ कैसे करेंगे, सब बताऊंगा बच्चों, सब बताऊंगा। अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है बच्चों, पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है, पहले ट्रेलर का मजा लीजिए, फिर आगे पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं है, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सीधा सीधा सा है, बाकी दो मैटर में आप खुद पहचान गए सर केस का राइट कहां मिल रहा है। यहां आपको केस करने का राइट मिलता है बच्चों। तो सुबह अगर आप वेजिटेबल खरीद रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कमर्शियल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि मुझे वहां पे छोड़ देना ले जा करके, यार गाड़ी मेरे पास नहीं है, आपने हाँ कर दिया और लेके नहीं गए, सोशल एग्रीमेंट है बच्चों, केस करने का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी दुकान से कोई ज्वेलरी परचेस करके लाए बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट है। घर के लिए रेशनिंग का सामान खरीद के लाए, किराने विराने का ग्रोसरी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो, अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपना ये जो हमसे क्लासेस ले रहे हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो हमारे साथ में, पैसा दे रहे हो बदले में, हमारी क्लासेस ले रहे हो हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल एग्रीमेंट कर रहे हो बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आज मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं कुछ डेफिनेशन वगैरह, कुछ नहीं, आज तो एक ही डेफिनेशन को फोड़ रहे तोड़ रहे हैं अपन। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, पहले तो दो लोग एक ही बात पे एग्री करने चाहिए, और अगर उनके बीच का एग्रीमेंट ऐसा है जहां एक दूसरे पर केस करने का राइट मिल जाए बच्चों, तो समझ लो कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा अपने आप से। ये आपको समझना है। और इसको और डिटेल में और बढ़िया अगर समझाऊं मैं,
तो आइए बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने कुछ बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल सेलेक्ट करके रखे हैं। आओ आपको इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू शानदार चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं, आपको समझ आएगा। समझिएगा, अगर किसी भी एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है बच्चों, तो दो चीजें होनी चाहिए। एक तो दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन हो, और दूसरी चीज लॉ हो। लॉ का मतलब सूट फाइल करने का राइट। कंसिडरेशन बच्चों, अच्छा सूट फाइल करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन राइट तो मिल ही जाएगा, है ना। कंसिडरेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों, अपना थर्ड चैप्टर वैसे यही है, लेकिन इसका सिंपल मतलब है समथिंग इन रिटर्न, है ना। समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। तो जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे को बदले में कुछ दे रही है, अच्छा कुछ देना भी ऐसा होना चाहिए बच्चों जिसका मनी में वैल्यू निकल सके, है ना। अदरवाइज वो चीज समथिंग इन रिटर्न के अंदर नहीं आएगी, ध्यान से समझोगे। तो अगर दोनों पार्टीज के बीच में समथिंग इन रिटर्न है और साथ में लॉ की ये होगा, तो लॉ की एनफोर्सबिलिटी भी आई जाएगी बच्चों, तब जाकर के हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मजेदार चीज बताऊं, जैसे पहला एग्जांपल, मम्मी आपको पाव भाजी दे रही है, आप बदले में क्या दे रहे हो, कंसिडरेशन। सर हम मम्मी की बात मानेंगे, बच्चों लॉ की नजर में इसका कोई वैल्यू है नहीं। खाने की वैल्यू तो फिर भी हो सकती है, लेकिन आप कुछ नहीं दे रहे हो, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। सेकंड नंबर, ये फ्रेंड्स ने डिनर पे इनवाइट किया, तो ये चलो एक फ्रेंड को तो खाना मिल जाएगा, चलो मान लिया कंसिडरेशन है। दूसरे को क्या मिल रहा है, सर वो दोस्त की दोस्ती मिल रही है। बच्चों दोस्ती को मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और जिस चीज का मनी में कोई वैल्यू नहीं दिखे वो हमारे लिए कंसिडरेशन भी लॉ की नजर में नहीं है, बराबर ना। मैंने कहा था ना फीलिंग्स नहीं है इधर। बच्चों इस वाले में है, ये जो बाइक वाला है इसको क्या मिल रहा है, पेट्रोल, और पेट्रोल पंप वाले को क्या मिल रहा है बच्चों, मनी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे बट ऑब्वियस है, कमर्शियल भी है और कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। आइए मेरे साथ इन एग्जांपल्स को करिए, आज के टॉपिक में आपको बहुत बेहतरीन चीज समझ में आ जाएगी, ताकि कल जब हम लोग वहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत बेटरली समझ पाएंगे। बच्चों ये फादर है और ये आप हो, आपके पापा है और आप हो, पापा मम्मी कोई भी हो सकता है, ये आप है। अब आपके पापा ने आपको एक ऑफर किया, सिंपली एक ऑफर किया आपके पापा ने आपको, और आपके पापा ने क्या ऑफर किया कि बेटा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने ये फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, ये तुम्हारी, ये गाड़ी में तुमको ला करके दे दूंगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने क्लियर कर लिया, और आपने इमीडिएटली उनके ऑफर को क्या कर दिया बच्चों, एक्सेप्ट भी कर लिया कि यस सर हम पापा हम तैयार हैं, आपने मान लिया, बराबर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ क्या, कैसे पहचाने बच्चों। पहले तो फादर और ये सन है, फादर और सी ए स्टूडेंट, इनका सन अभी फादर लिख दिया, मतलब बेटा इनका, ये बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, मैंने इसलिए स्टूडेंट लिख दिया, बराबर। तो बच्चों ये डोमेस्टिक मैटर हो गया। अब ध्यान से समझना, क्या इसमें कंसिडरेशन है क्या, सुनो। फादर ने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया अपने बेटे या बेटी को, तो इसके लिए तो कंसिडरेशन है ये कार, लेकिन फादर के लिए क्या कंसिडरेशन है। आप कहोगे सर पापा के लिए अब सीए की डिग्री ला रहे हैं ना, अच्छा तो डिग्री तो आपके लिए है, सीए का प्रीफिक्स आपके नाम के साथ जुड़ेगा, पापा के नाम के साथ जुड़ेगा। सर वो हम जब बड़े हो जाएंगे सीए बन जाएंगे तो सब कुछ पापा मम्मी के लिए करेंगे। बच्चे वो सब चीजें कंसिडरेशन में काउंट नहीं होती, कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या अभी उनको कुछ मनी में वैल्यूएबल कोई चीज दे पा रहे हो, क्या नहीं दे पा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। हाँ? कल को आपने फाउंडेशन में दम लगाया, एक अटेम्प्ट में पास कर लिया एकदम जोरदार, अब पापा के पास गए, पापा कार लाओ, पापा ने कहा कौन सी कार कैसी कार, पापा आप पे केस कर देंगे, कर देंगे इसको, कोई केस यहाँ पे नहीं बनेगा बच्चों, बराबर, कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि कोर्ट में यही पूछेंगे आपको गाड़ी मिल रही है, बदले में आप क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो भाई, कुछ भी नहीं दे रहे हो। पापा कहेंगे बेटा इंटरमीडिएट पास कर फिर गाड़ी मिलेगी। अभी ऐसे फाउंडेशन के अंदर अगर गाड़ी मिल जाए तो इंटरमीडिएट में तू कहेगा ट्रेन चाहिए, फाइनल क्लियर करते ही कहेगा प्लेन चाहिए। बेटा फाइनल पास कर ले तब देंगे तुमको, फाइनल पास करने के बाद जाओगे, पापा बोलेंगे बेटा अब तो तू सीए बन गया, खुद ही खरीद ले, तेरे लिए भी एक मेरे लिए भी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कोई केस करने का राइट नहीं मिलेगा बच्चों, अपने को ध्यान रखना है। आओ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी बच्चों मैंने डोमेस्टिक का लिया, यहाँ पे विराट है, यहाँ पे अनुष्का है। विराट ने अनुष्का को ऑफर किया, माय डियर वाइफ, माय डियर वाइफी, क्या तुमको अगर मैं एक रिंग डायमंड की गिफ्ट करूं तो तुम लोगी? अभी कौन मना करेगा भाई, इसने फटाफट से एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तो तैयार हूं, टीके का ये भी लगा लिया, हेलमेट भी, यस आई एम रेडी। अब बच्चों अगर विराट ये रिंग नहीं देता है इसको, तो क्या ये सूट फाइल कर सकती है क्या? सर कर सकती है ना, देख लो।
अगेन बच्चों हस्बैंड वाइफ का मैटर है। अब जैसे ही मैंने ये बोला आप बोलोगे सर लेकिन वो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो हमने पढ़ा है सर डिवोर्स होता है तब हस्बैंड को वाइफ को खर्चा वर्चा देना पड़ता है। बच्चों ध्यान रखिएगा वो मैटर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं है, वो मैरिज एक्ट है। इंडिया में बहुत सारे लॉज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉ है। तो वो जो मैटर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में केस का देख रहे हो, डिवोर्स होता है तो पैसे देने वेने का देख रहे हो, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है बच्चों। खरीद बेच थोड़ी रहे हो, कुछ आपस में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो वो मैरिज एक्ट में कवर है बच्चों। मैरिज एंड सेपरेशन एक्ट है, हमारे अलग लॉज बने हुए हैं, वहां पे एक्ट है भाई, उसका इस लॉ से लेना देना नहीं है। यहाँ तो सिंपल एक हस्बैंड वाइफ को ऑफर करता है क्या डायमंड रिंग में लाऊं तो एक्सेप्ट करोगी, उससे हाँ कर दिया। अब सवाल आता है बच्चों कंसिडरेशन, अनुष्का को क्या मिल रहा है, रिंग मिल रही है, बदले में विराट को क्या, सर विराट को अनुष्का मिल रही है, बेटा वो तो पहले मिल चुकी है, वो तो मिल गई सर, लेकिन वाइफ खुश तो हम खुश तो ये खुश। बच्चों ये खुशी वुशी को जो है वो आप लॉ में मनी की वैल्यू में नहीं ला सकते। सो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, जरूरी है बच्चों दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए बराबर, और कंसिडरेशन नहीं है। और अगर कल को विराट अनुष्का को नहीं दे तो सूट फाइल करने का राइट भी नहीं मिल रहा है बच्चों अनुष्का को। इसीलिए बच्चों ये मैटर भी डोमेस्टिक है और इसीलिए यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। आइए तीसरे पे चलते हैं भाई। ये हमारे सलमान है, ये हमारी कटरीना है। सलमान ने ऑफर किया कटरीना को अगर मैं तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सी साड़ी लेकर के आऊं तो एक्सेप्ट करोगी। इसने बोल दिया यस एक्सेप्ट, बिल्कुल मेरे को आपका ऑफर एक्सेप्ट, मैं जरूर लूंगी आपसे, जरूर मुझे दिला दीजिए। अब सोचो सलमान अगर साड़ी नहीं दिलाए तो क्या कटरीना उसके ऊपर सूट फाइल कर सकती है, या ये साड़ी ले ले लेकिन कटरीना उसको एक्सेप्ट ही ना करे तो क्या सलमान सूट फाइल कर सकता है क्या बच्चों, जबकि दोनों लोग एग्री कर चुके हैं, एग्रीमेंट तो है ही है, सेम सेंस में एग्री कर चुके हैं। अब बच्चों इट इज अ मैटर ऑफ सोशल एग्रीमेंट, बच्चों सोशल 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 एग्रीमेंट है। ऊपर हस्बैंड वाइफ थे, फादर और सन डॉटर थे, यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड्स है आपस के अंदर, सोशल मैटर है बच्चों। अब मान लिया कटरीना को तो साड़ी मिल जाएगी, सलमान को क्या मिलेगा, सर कटरीना मिल जाएगी ना, ना लॉ की नजर में ये कोई तर्क नहीं है आपका, कोई आर्ग्यू नहीं है कि सर इसको कटरीना का साथ मिल रहा है, सर वो खुश हो जाएगी, सर इससे शादी कर लेगी। सर लॉ की नजर में जब तक मनी में वैल्यूएबल चीजें नहीं हो तब तक वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता बच्चों। इस वजह से यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं, केस करने का राइट भी नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ सोशल एग्रीमेंट। तीनों के तीनों बच्चों एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और बच्चों अगला एग्जाम्पल है, एक तरफ मैं हूं जयेश भंडारी जेबी बराबर, दूसरी तरफ बच्चों होंडा कार है। मैंने होंडा कार वालों को ऑफर किया आई वांट टू बाय और होंडा कार, मुझे आपका होंडा कार परचेस करना है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सर ले लीजिए, पैसा बता दिया सर 20 लाख रुपया लगेगा, गाड़ी ले लीजिए। अब बच्चों बताओ क्या यहाँ पे पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल है, पेट्रोल वाले एग्जाम्पल की तरह। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रही है कार, होंडा वालों को मिल रहा है 20 लाख रुपया, यानी कि है। अब सोचो ये मुझे कार दे दे और मैं इनको पैसा नहीं दूं, ये मुझ पे सूट फाइल करेंगे, या मैं पैसा दे दूं और ये कार की डिलीवरी प्रॉपर नहीं करे तो मैं भी सूट फाइल कर सकता हूं बच्चों। यानी कि लॉ यहां पे बीच में आ रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट, बच्चों समझ गए। और यही कमर्शियल एग्रीमेंट बच्चों कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए मेरी बात को, यही कमर्शियल एग्रीमेंट क्या कहलाता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ एक मजेदार चीज आपको और बताऊं बच्चों, सोचो होंडा कंपनी की जगह मान लो यहां मेरी सिस्टर होती है, मैंने अपनी सिस्टर को ऑफर किया कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं और मेरी सिस्टर ने गेस कर दिया कि 20 लाख में मैं कार बेचना चाहती हूं। बच्चों बताओ अगर मेरे और मेरी सिस्टर के बीच में ये कार के परचेज और सेल का अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो ये डोमेस्टिक होगा कि कमर्शियल होगा बच्चों बताओ। अब ध्यान से सुनना, अगर रिश्ता देखोगे तो आपको लगेगा डोमेस्टिक है, लेकिन एक्चुअल में ये डोमेस्टिक नहीं कमर्शियल है। मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल दिया कि हमेशा ये मत सोच लेना कि जहां रिश्ते बीच में आ गए वहां पे लॉ बीच में आएगा ही नहीं, नहीं भाई नहीं, आपको तो कमर्शियली देखनी है, कंसिडरेशन देखना है। यहां पे भी मुझे कार मिल रही है, मेरी सिस्टर को 20 लाख रुपया मिल रहा है, दोनों के बीच में मोटिव है, लॉ बीच में आ रहा है, कंसिडरेशन है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बन जाएगा। ये डोमेस्टिक नहीं कहलाएगा, ये कमर्शियल एग्रीमेंट कहलाएगा बच्चों। होता है ना भाई, भाई भाई आपस में बिजनेस भी करते हैं, फादर सन आपस में बिजनेस भी करते हैं, तो वो सब जो कमर्शियल मैटर है वहां आपको सूट फाइल करने का राइट मिलेगा। अच्छा यूं जो आप सुनते हो ना भाई ने भाई पे प्रॉपर्टी के लिए केस कर दिया बच्चों,
वो सब हमारे यहाँ पे लॉज बने हुए हैं। वो प्रॉपर्टी वाला केस होता है वो प्रॉपर्टी एक्ट में जाता है, या हिंदू लॉज में जाता है, या मोहम्मदन लॉज में जाता है। वो सब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है बच्चों। जहां पे आप सुनते हो ना सर आपने तो कहा यहाँ पे डोमेस्टिक में केस नहीं होता सर, लेकिन हमने सुना है वो प्रॉपर्टी के लिए भाई ने भाई पे केस कर दिया बच्चों, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, वो सक्सेसर एक्ट का पार्ट है। मेरे फादर मर गए, बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, आपस में केस हो गए हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों प्योरली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। जो हम सीए बनने जा रहे हैं हमारा काम ही कमर्शियल एग्रीमेंट्स का है, वो सब चीजें बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर एग्रीमेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट। दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। अच्छा कुछ नहीं पढ़ा आज, अपन ने सिर्फ एक डेफिनेशन को फोड़ दिया पूरा, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और इन सारे एग्रीमेंट में सिर्फ ये कमर्शियल वाला ही ऐसा है बच्चों जो जाकर के आगे जिसमें लॉ एनफोर्सेबल है, यही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। और इससे एक और मजेदार चीज पता लगी बच्चों कि हमारे पास में एग्रीमेंट है 3 तरह के, डोमेस्टिक, सोशल और कमर्शियल। लेकिन तीनों में से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट खाली एक ही होता है, कौन सा वाला? कमर्शियल वाला। सो एरिया वाइड किसका है? अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे पास 2 चीजें हैं बच्चों, एक होता है एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, बताओ दोनों में से ज्यादा वाइड कौन सा है? तो बट ऑब्वियस है बच्चों एग्रीमेंट का एरिया ज्यादा वाइड है। आप खुद ही देख लो, दिन भर में हम एग्रीमेंट तो ये सारे करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स तो सिर्फ वही होते हैं जो कमर्शियल वाले होते हैं बच्चों। तो एरिया ज्यादा वाइड, क्योंकि ये 3 तरह के होते हैं ना एग्रीमेंट्स आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, डोमेस्टिक, सोशल एंड कमर्शियल। बट ओनली वन, उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो क्या होगा, विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ एक ही कमर्शियल वाला ट्रांसफर होता है वहां पे। तो इसीलिए एरिया ज्यादा बड़ा जो है वो एग्रीमेंट का है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बराबर बात समझ में आई? तो बच्चों ये है हमारी आज की क्लास, तो जरूर आप लोगों को समझ में आई होगी। और आज की क्लास में हमने नया कुछ नहीं पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है बच्चों। देखो आपको चैप्टर नंबर 1 पे वापस से लेकर के आता हूं। मैंने आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाया कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल ओवर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है नाउ टाइम। फिर सिंपल डेफिनेशन सेक्शन तक आपको नहीं बताया आज की क्लास में, मैंने सिंपल एक लाइन को पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो एक तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी लॉ यानी कि सूट फाइल करने का राइट आना जरूरी है। अच्छा केस, अब पेट्रोल के लिए आप केस करो नहीं करो वो आपकी मर्जी पर है, लेकिन लॉ आपको राइट जरूर दे देगा। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के लिए क्या करोगे, सिंपल रिवीजन लगाओगे, 3 टाइप ऑफ एग्रीमेंट, सारे एग्जांपल्स वापस दिमाग में लाओगे। सोशल भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है, कमर्शियल भी होता है। इनमें सिर्फ कमर्शियल वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर मैटर? इतना काफी है, तो अच्छे से इसको करिएगा। कल हमारी बच्चों वापस से मुलाकात होगी, तब हम ये डेफिनेशन और आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। बाय, टाटा, टेक केयर। कल मुलाकात होगी बच्चों, बाय।